नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। कहते हैं कि सियासत में केवल शब्द ही नहीं बोलते हैं, खामोशी के भी मायने होते हैं। खामोशी कभी कभी इतना जोर से चिल्ला देती है कि आदमी चुप रहे, लेकिन कहना क्या चाहता है, मन में क्या चल रहा है, वो भी बात सामने आ जाती है। ये जो पॉलिटिकल साइलेंस है, इस पर आज बहस करते हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा है। और विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़कर 2020 में विधानसभा चुनाव जो होने हैं बिहार में, उसके लिए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। तो उसके बाद क्या होना चाहिए था? जाहिर है उसके बाद बातचीत होनी चाहिए थी। सीट में, गठबंधन में किस तरह से सहयोगी आपस में तालमेल बिठाएंगे, उस पर बातचीत होती, लेकिन जी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी ने कल जिस तरह से दिल्ली में बैठक की और उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई 143 सीटों का इरादा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों कुछ नहीं बोल रही है? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह आत्मविश्वास है कि वो जो चाहेंगी वो होगा और इसलिए वो खामोश हैं? या फिर इस साइलेंस के, इस खामोशी के क्या मायने हैं? सुकेश। नहीं, बीजेपी की खामोशी में शोर तो नहीं है, वो तलाशना पड़ेगा, क्योंकि ये अलहदा बयान नहीं आया है जो उनकी पार्टी से किसी व्यक्ति ने दे दिया, जो उनके संसदीय दल के नेता हैं, बिहार में विधानमंडल दल के नेता है। ये एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ट्वीट्स हैं, जो लगातार नीतीश कुमार पे सवाल उठा रही हैं, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं मान रही हैं, जो आज तक नहीं हुआ बिहार में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, जो बड़ा एक वैलिड सा डिमांड हो सकता है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो मैं कल की बात ही नहीं, पिछले कुछ समय से जो लगातार बयान आ रहा है एलजेपी की तरफ से, और इस बीच जेडीयू का मांझी को अपनी तरफ ले लेना, उनको एनडीए फोल्ड में शामिल करा लेना, जो उनके कोटे से कहे जा रहे हैं कर लेना, इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। क्या नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है? क्या ये सूट करता है बीजेपी को? लेकिन उसके साथ चर्चा यह भी करनी पड़ेगी, क्या यह हार्म करता है बीजेपी को और एनडीए कोलिशन को? तो इस खामोशी के पीछे का जो राज है, उसको समझना जरूरी है। देखिए, ये आप जैसे लोग जो बिहार पे बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, तो बड़े भाई, छोटे भाई और फिर उससे छोटे भाई, एक तस्वीर बनकर बिहार की एनडीए की सामने अभी तक रहती थी। विधानसभा चुनाव सामने हैं और जेडीयू की वही इच्छा थी कि वो जो बड़े भाई की इमेज है मेरी, वो रहे। हम बीजेपी को उसके बाद वाला भाई और लोक जनशक्ति पार्टी को सबसे छोटा भाई हम मानते हैं। पर ये जो एप्पल कार्ट बनाया था उन्होंने, ये तो अपस्टेज हो रहा है, उलट पुलट हो रहा है, ठेला गाड़ी गिर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बराबरी की सीटों पर सुकेश लड़ चुकी 2019 में, ये छोटा भाई वो तैयार हो जाएगी, ये राजनीतिक रूप से तार्किक लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि एलजेपी को वो सबसे छोटा भाई मानते हैं जेडीयू वाले। मैं थोड़ा सुधार कर दूं, उनके बयान से तो साफ हो गया है कि वो भाई नहीं मानते उनको, वो बीजेपी का बैगेज मानते हैं उनको। अभी तक उनके बयान से ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर ऐसा होता है तो क्या होना पड़ेगा बिहार की राजनीति में? और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी अगर ये चेकमेट करने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को, तो क्या नीतीश कुमार तैयार हैं इसके लिए? या ज्यादा अच्छी प्रस्तुति होगी, ज्यादा अच्छा शब्द होगा उसके लिए, क्या कि बिल्कुल अनभिज्ञ है वो? कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति इतना तो समझ रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये इसकी परिणति क्या होगी। अब इसमें यह समझना जरूरी है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने कहा बराबर बराबर के भाई हो गए, पहले बड़ा छोटा कोई नहीं रहा, और बीजेपी की ये कोशिश रही है, जब वो उनका गठबंधन हुआ तो उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे तो उसमें उन्होंने बराबर बराबर की सीटें, वो जेडीयू का अपना दबाव था कि वो बराबर की सीटों पे लड़ गए, नहीं तो वो उनका क्लेम ज्यादा का था, क्योंकि वो ज्यादा सीटें जीत कर आए थे बिहार में। वहां तक मुझे लगता है कि एल्बो रूम जेडीयू ने उनको दिया था। अब बीजेपी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है,
उनका अपना एक चुनाव चिन्ह है, उनके अपने एक नेता हैं, उनकी उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। वो पूरा करने के लिए वो हाल के दिनों में जिस तरीके से उन्होंने कुनबा अपना जुटाया है, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रेंथ 50 से 55 के बीच है, 54 सीटें शायद वो जीते थे। जेडीयू कहेगी 71 तो हम जीत कर आए थे, बहुत सारे विधायक हम में शामिल हुए हैं। तो हर तरफ हर पार्टी वो अपना अपना 143 सीटों का जो आंकड़ा दिया है एलजेपी ने, वो भी एक दबाव बनाने की मुझे कोशिश दिखती है। लेकिन क्या 3 प्लेयर जब बैठेंगे तो कोई रास्ता ऐसा निकल पाएगा इन बयानों के बीच? राजनीति में ऐसे बयान पहले भी आए हैं। मैंने बीजेपी जेडीयू का गठबंधन देखा है। जब जब बीजेपी ने ताकत अपनी तरफ से लगाई तो जेडीयू ने अपनी तरफ से ताकत लगाई और इक्का दुक्का सीटें इधर उधर होती थी और फिर फाइनली हो जाता था। बीच में ऐसा कई बार लगता था कि लगता है इस बार गठबंधन नहीं होगा क्या। तो राजनीति में यह होता है, लेकिन इस दफा जो हो रहा है वो सीधा बीजेपी और जेडीयू में नहीं है। ये एक रोल उसमें कोई तीसरा पार्टनर प्ले कर रहा है और एक बीच में जो पार्टनर है, जो राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ा दल है, वो चुप होकर अभी तक देख रहा है। इस चुप्पी का मतलब क्या है? तो क्या जेडीयू पे बीजेपी दबाव बनाना चाहती है? क्या जेडीयू अधिक से अधिक सीटें न मांग पाए, यह दबाव इस बात के लिए है? और क्या दबाव इसको कहां तक ले जाने देंगे? क्या एल्बो रूम इतना है, क्या मनूवर करने का इतना स्पेस है कि अब जब आप चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं और ऐसे में इस तरीके के बयान आएंगे, इस तरीके का कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आएंगे, तो क्या आप एक दिखेंगे चुनाव में? क्या बीजेपी अब समझती है कि अब इसको फाइनल कर लेना चाहिए? जो बीजेपी के सूत्र हैं वो बताते हैं कि जब बात उस लेवल तक पहुंचेगी, राजनीति में, अलायंस में, कोलिशन में कई स्टेजेस पे बातचीत होती है। वाली बात हम आपसे पूछेंगे, आपसे जानकारी वो हमें लेनी है। लेकिन देखिए, 2 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर सुकेश ने कह दी। एक तो बीजेपी चेकमेट कर रही है, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, चेकमेट कर रही है जेडीयू को, और लोक जनशक्ति पार्टी उसमें एक प्लेयर के तौर पर, ये असेसमेंट इनका है। अब ये क्यों है ये समझना है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मैं बीच में इसका आपको एक उदाहरण के साथ जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि जो दर्शक हमको सुन रहे होंगे उनको लगेगा कि इस बात में तर्क है और जो हो रहा है वो उसका इससे कनेक्शन है। अभी बीजेपी सांसदों की बैठक हुई थी। बैठक में मैंने उस समय भी दर्शकों को बताया था, फिर से एक बार फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स बता दूं कि बीजेपी के तमाम जो सांसद थे उन्होंने ये बताया कि देखिए, पार्टनरशिप तो इक्वल होनी चाहिए, हमको बराबर की सीटों पे लड़ना चाहिए। बहुत वोकल होकर जो उनके सांसद हैं उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने यहां तक अपनी पीड़ा बताई कि सरकार अपनी है, अपनी लगती नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सपोर्टर हैं, हम उनका काम नहीं करा पाते क्योंकि बहुत हाई हैंडेडनेस है। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल बनाने की बीजेपी के सांसदों की कोशिश थी, बहुत तेरे सांसदों की। तो बीजेपी के अंदर जो चीज चल रही है वो बात छनकर बीजेपी आलाकमान तक पहुंचती है। ये नई बीजेपी है, ये बीजेपी उस लिहाज से काम करती है कि हमें लेसर पार्टनर नहीं रहना है, हमें इक्वल पार्टनर रहना है। ये 2014 के बाद जो बीजेपी बदली है, ये नई बीजेपी को परिभाषित करती है। और क्या ऐसी स्थिति में वो जेडीयू को इस बात के लिए तैयार कर पाने में कामयाब होंगे कि हम लेसर पार्टनर नहीं होंगे, जैसे हम लोकसभा में थे हम वैसे रहेंगे। जेडीयू मुझे लगता है कि अभी समझ रही है कि हम लोकसभा में बराबर की सीटों पे लड़े थे, लेकिन विधानसभा में अगर 141 और 102 वाली स्थिति नहीं रहेगी तो कम से कम 115 वाली स्थिति तो रहेगी। तो अब इसमें सवाल ये है कि अगर आप 2015 का फॉर्मूला लगाते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो 70-72 सीटें जीती, अगर ये जेडीयू कहती है तो वो 70-72 सीटें आपने किसके साथ जीती? सवाल ये हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जीती। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त जितनी नंबर ऑफ सीट्स लड़ी थी वो तो बहुत ज़्यादा थी, भले ही 50-55 सीटें ही वो जीत पाए। दूसरे कि लोक जनशक्ति पार्टी तो केवल 2 सीट जीत करके आई है, तो फिर उसे 15 या 20 भी क्यों देने के लिए तैयार है नीतीश बाबू? तो 2015 अपने आप में क्राइटेरिया नहीं है, शायद सुकेश क्राइटेरिया 2019 है।
नहीं, वो अपने अपने 2019 कन्वीनियंस से वो क्राइटेरिया बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पर अब देखिए वो उसमें तो आपने आरजेडी के साथ कंटेस्ट किया, तो चीजें जो है वो 2017 के पहले की फिर जेडीयू कहेगी कि आपका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, आपने तो तमाम सीटों पे चुनाव लड़ा था, हाँ। तो अपना स्ट्राइक रेट देख लीजिए, हमने 100 सीटों पे चुनाव लड़ा था, हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिए। तो बात स्ट्राइक रेट पर आ जाएगी, फिर बात स्ट्राइक रेट पे आ जाएगी। अब देखिए, तो फिर स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती 2014 के चुनाव में, तो उन्होंने अपने आप को पीछे किया। हाँ, वो बिल्कुल, 17 पे आई। बिल्कुल। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है, और फिर लोक जनशक्ति यही पार्टी भी ये कह सकती है तो कि आपसे हमने 2014 में ज्यादा लोकसभा सीटें जीती। 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती लोकसभा में, जनता दल यूनाइटेड यही तो डिमांड, जीती। यही तो डिमांड है। क्राइटेरिया क्या हो यही। और दूसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में जो बातें कह रही है वो गैर वाजिब भी नहीं, क्योंकि देखिए वही फेस ऑफ द कोएलिशन है। वहां पर चेकमेट अगर हो रही है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं और बहुत लोग मानते भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या उसे उस पोजीशन पे लाना चाहती है जहां बड़े भाई छोटे भाई वाला डाइल्यूट होकर के बराबर बराबर की बात हो जाए। और ये लाते लाते कहीं ऐसा तो नहीं है सुकेश कि लोक जनशक्ति पार्टी साथ ही छोड़ दे, क्योंकि नाराजगी इतनी बढ़ जाए आपसी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए। देखिए, कहना मुश्किल है राजनीति में कि कौन किसका साथ छोड़ देगा। मैंने पहले भी कहा है कि रामविलास पासवान का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप वैसे नीतीश कुमार का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो सत्ता के साथ रहे हैं। वो जब से सत्ता में आए 77 में वो चुनाव हार गए थे, 80 में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन जब से वो जीत कर आए हैं 85 में जब हरनौत से जीते थे, और उसके बाद से लेकर अभी तक वो किसी न किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रहे हैं। तो एक सीमित अपने वोट बैंक से, जो जिसको बिहार में वोट बैंक कहते हैं, ये शब्द प्रचलित हो गया है, ये बदलना चाहिए, ये शब्द मुझे भाता नहीं, लेकिन वोट बैंक उसको सब लोग कहते हैं कि वोट बैंक है। हमको बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हम वोट दे दें और हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हम शायद हिसाब किताब मांगने के लिए नहीं है। लेकिन वो वोट बैंक नीतीश कुमार का एक ज़माने में बड़ा कम आंका जाता था, लेकिन उसी वोट बैंक के ज़रिए उन्होंने बिहार की राजनीति में वो कद प्राप्त कर लिया कि उनके बिना कोई सत्ता भी बन नहीं रही। वो 2005 से तो एक ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर के तौर पे है कि उनके इर्द गिर्द ही सत्ता घूम रही है, या वो किसी को सत्ता दे रहे हैं, वो या किसी के साथ मिल जा रहे हैं तो वहां चेहरा हो जा रहे हैं। तो वो एक ऐसे चेहरे के तौर पे उभरे हैं जो अपने दम पे, अपनी छवि के दम पे उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है। क्या वो उससे पीछे हटने को तैयार है? क्या वो ऐसा कुछ गणित भिड़ाएंगे कि बीजेपी मान जाएगी? देखिए, बीजेपी, मैंने बार बार कहा कि बीजेपी 2014-2019 में जिस तरीके से परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है लोकसभा के चुनाव में, अगर उसको क्राइटेरिया लेकर चलेंगे तो जेडीयू के साथ दिक्कत है। अगर एलजेपी 2014 और 2019 का अपना लोकसभा का सामने रखकर लेखा जोखा आएगी तो फिर तीनों दलों में गठबंधन में दिक्कत है। तो ये इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में जब भी इस तरीके की चर्चा होती है तो कई लेवल पे कोलिशन की पॉलिटिक्स जब आप करते हैं तो कई लेवल पे चर्चा की जरूरत होती है। तो मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि एनडीए बिखर गया है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि एनडीए में कुछ ना कुछ तो है, बीजेपी की खामोशी में कुछ ना कुछ तो है जिसको हमको पढ़ना चाहिए राजनीति के एक छात्र के तौर पे। क्या बीजेपी इसको, अगर वो एलजेपी को कह दे कि ये विवाद बंद होना चाहिए, जब बीजेपी ने अमित शाह के जमाने से ये बात कह दी कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जब जेपी नड्डा ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और हम तीनों एनडीए के पार्टनर हैं, अभी तक उन्होंने मांझी को एनडीए का पार्टनर नहीं कहा है, लेकिन इन तीनों दलों को एनडीए का पार्टनर बताते हैं, तो ऐसा बयान देने के बाद क्या आखिर में कुछ बिखराव हो जाएगा? मुझे लगता है कि टॉप लीडरशिप ये चाहेगी नहीं, क्योंकि ये एक दूर की जो आपकी राजनीति है, जो भविष्य की आपकी राजनीति है, उसको भी डेंट देता है। बीजेपी के लिए बिहार तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको कई राज्यों में एक ट्रस्टेड एलाई के तौर पे दिखना जरूरी है। मुझे लगता है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बिहार कि वो ऐसा करने में के लिए तैयार होंगे, लेकिन राजनीति में किसी भी बात से बिल्कुल अपने आप को ये कर लेना कि ये नहीं हो सकता, ये गलत होगा। अच्छा, दर्शकों से एक बात तो करना चाहेंगे, और वो ये कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने की बात आपको बताई थी। वो आए भी, अनाउंस भी उन्होंने कर दिया, लेकिन जो विधिवत शामिल होने का कार्यक्रम होता है वो आज तक नहीं हो पाया।
वो आज की तारीख में आप पूछिए तो बोलते हैं कि हम एनडीए में नीतीश कुमार के साथ हैं और तमाम बयान भी देने लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या उनका हाथ थामा? तो जवाब मुझे तो लगता है ना में आएगा। अब इसके पीछे गणित क्या है? सूत्रों की बात कह रहे थे सुकेश, इसीलिए इनसे ये पूछेंगे कि खुलेआम लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इरादा जता दिया गया 143 सीटों का। अब ऐसे में जो पॉलिटिकल साइलेंस की बात हम कर रहे हैं सुकेश, तो मतलब सूत्र क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि क्या हम लोक जनशक्ति पार्टी को रोक नहीं सकते हैं, या लोक जनशक्ति पार्टी उनकी बात नहीं मानेगी, या जनता दल यूनाइटेड हो सकता है कि उसे छोड़ा जा सकता है, इंडिस्पेंसेबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यह सोच आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 25 सीटें लोकसभा जीत चुकी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिस्पेंस किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी सोच रही है जेडीयू को छोड़ा भी जा सकता है। 2014 में 31 सीटें जीती थी एनडीए ने, 31 या 33 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन 2015 में जब वो चुनाव लड़ने आए तो वो 50 के आंकड़े के आसपास रह गए। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का गणित अलग अलग होता है। नरेंद्र मोदी अपने हेडेज में बिहार नहीं जिता पाए। उन्होंने तमाम किले फतह किए, लेकिन बिहार में जाकर उनकी गाड़ी रुक गई। दिल्ली एक कोसी स्टेट है, तो उसको सही स्टेट की बात छोड़ दें अगर, तो पहली बड़ी हार अगर कहा जाए 30 से ज्यादा रैली करने के बाद। बहुत बिहारी रहते हैं। हाँ, रहते हैं। पूर्वांचली बहुत है, बिहार के भी बहुत लोग हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इसको इस तरीके से आंका जाए कि चूंकि बिहार के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा रहा है, तो जेडीयू भी कह सकती है कि 17 में से 16 सीटें हम भी जीते हैं। आप कहेंगे वो बीजेपी के दम पे जीते हैं, जेडीयू वाले कहेंगे बीजेपी हमारे दम पे जीते हैं। तो ये राजनीति में तो चलता रहेगा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का गणित अलग अलग होता है। ये एक बार नहीं, कई बार तय हो चुका है। अब आप जो पूछ रहे थे कि क्या एलजेपी शांत नहीं कराई जा सकती, बीजेपी की चुप्पी क्यों है? मुझे लगता है कि एलजेपी केंद्र में रहते हुए, उसकी सहभागिता केंद्र में हो और वो वहां पे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ जाए, जिसकी घोषणा उनके एक स्थानीय नेता ने की है, ऐसा अभी होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। मुझे यह भी नहीं दिखता कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। वो बीजेपी जेडीयू को लास्ट मिनट तक धक्का देकर वहां छोड़ देगी कि आप किसी से गठबंधन कर भी नहीं सकते, और उसके बाद ट्रायंगुलर फाइट होगा और हम विन विन सिचुएशन में होंगे। ऐसे में एक अपना पार्टनर आप खोते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर वो करेंगे तो उनके दिमाग में ये होगा, उनके जहन में ये होगा कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए शायद वो अच्छा नहीं होगा। वैसे राजनीति वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस ट्रायंगुलर में बीजेपी बेनिफिट में रहती है या आरजेडी बेनिफिट में रहती है? नहीं, ट्रायंगुलर में तो बीजेपी बेनिफिट में रहती है, ऐसा पहले देखा गया है। तो अगर ट्रायंगुलर फाइट होगी तो मुझे लगता है कि बीजेपी समझ रही होगी कि हम बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन क्या वो यहां तक जाने को तैयार हैं? क्या जेडीयू के साथ उनके संबंध ऐसे हो जाएंगे कि एलजेपी की वजह से वो जेडीयू को छोड़ देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे इसका जवाब अभी ना दिखता है। क्या एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? मुझे इसका जवाब भी ना दिखता है। एक बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो रास्ता निकाला जाता है। मुझे लगता है रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही होगी, और इसीलिए अभी जो फिलहाल खेल है वो एक दूसरे को कैसे समेट के रखा जाए, उनकी दावेदारी को कम किया जाए और फिर फाइनली एक अराइव किया जाए सिचुएशन पे ऐसे जो सबके लिए मान्य हो। कोशिश तो ये होनी चाहिए बीजेपी की, यही कोशिश वो कर रहे होंगे। एक जो मुझे जानकारी शुरू से मिलती रही है, राजनीति में इक्वेशंस बदलते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की वो नीतीश के प्रति सॉफ्ट है। और मैं नरेंद्र मोदी के स्तर की बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपने कई कॉलीग्स को ये बताया है कि राजनीति में
वो नीतीश कुमार की इज्जत करते हैं। वो उस समय बताया करते थे जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे कि राजनीति में शुचिता का एक जो उदाहरण पेश किया है नीतीश कुमार ने, वो उनके प्रशंसक हैं। ऐसा वो प्राइवेटली कई लोगों को बता चुके हैं, अपने सहयोगियों को। वो इस बात के भी कायल हैं नीतीश कुमार के कि जिस समय राजनीति में राजनेताओं की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल इरोडेड हो रही थी उनकी छवि, तो वैसे में नीतीश कुमार जैसे कुछ नेता थे जिन्होंने राजनेताओं की इज्जत बचा के रखी। तो मुझे लगता है कि अगर वो इक्वेशन मेंटेन्ड है तो ये कोशिश होगी, और जब टॉप लीडरशिप की कोशिश होगी तो रामविलास पासवान के साथ भी कोई रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि उनको लूज करना वो चाहेंगे नहीं। वो एक दलित चेहरा भी है बिहार में, उनके अब पुराने एलाई हैं, साथ काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति जिसने एक तरीके से सैंक्टिटी दी नरेंद्र मोदी को दोबारा जब वो केंद्र की राजनीति में आ रहे थे, तो वो रामविलास पासवान थे, जो गुजरात दंगों के बाद केंद्र में बाहर हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से। और उसी व्यक्ति से वो उसी तरीके से है जैसे शरद पवार से आप प्रपोज कराएं सोनिया गांधी का नाम, तो वो वैसा था कि रामविलास पासवान ने उनके नाम को आगे बढ़ाया कि नहीं, वही लीड करने के लिए सबसे फिट व्यक्ति हैं। तो ऐसे में ऊपर से कोशिश होगी कि ये गठबंधन बना रहे, लेकिन सीट्स इंपॉर्टेंट हैं और अपनी पार्टी चलाना ये एक विधा है जो रामविलास पासवान भी जानते हैं, जो नीतीश कुमार भी जानते हैं, बीजेपी तो जानती है। तो ऐसे में अब मुझे आखिर में बात करनी पड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। इस पूरे गेम में एक गर्माहट जो पैदा कर दिया है जिस दल ने, या यूं कहें कि रिपल्स जो लहरें जो पैदा हो रही हैं शांत समंदर में एनडीए के, तो वो लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से है। और सुकेश, हम इसे अज्यूम करके क्यों ना चलें कि हर पार्टी को आगे बढ़ना है। आप हमें तीसरे नंबर पे रखें, हमारी ताकत कम है इसीलिए तो हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी की एक कोशिश है, वो कोशिश जाहिर है जब वो करने लगेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। आज की तारीख में चिराग पासवान जो काम कर रहे हैं वो नीतीश को वीकन कर रहे हैं, जैसा आप कहते हैं प्रायोजित भी हो सकता है, या वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपने लिए ज्यादा जमीन बड़ी कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये हो रही है कि मैं 3 नंबर से 2 नंबर का प्लेयर बन जाऊं बिहार में। उनकी राजनीति आपको क्या समझ आती है कि वो क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हमारी जमीन इतनी मजबूत हो गई है बिहार में 143 सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं? चुनाव तो 143 सीटों पे नहीं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, और ये इजाजत हमें जेडीयू या बीजेपी के गठबंधन में मिल नहीं रही है। अब भारतीय जनता पार्टी से तो अदावत नहीं है, इसीलिए उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अदावत चुना है, क्योंकि उन्होंने 100 सीट छोड़ी भी है। तो उनका एक कैलकुलेशन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनेगी। तो ये बढ़ाया जा रहा है अपने आप को, या फिर किसी के इशारे पर नीतीश को कमजोर किया जा रहा है? नहीं, हमारी सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द है कि क्या बीजेपी का साइलेंस जो है वो कैलकुलेटेड है? क्या बीजेपी ने जानबूझकर एलजेपी के बयान दर बयान पे अपनी चुप्पी साधी हुई है? क्या ये प्रायोजित है? क्या हम तो डिस्कशन ही इस पे कर रहे हैं। और अगर मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि एलजेपी चाहे तो 143 सीट लड़े, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश, हर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश उस दल का नेता करता है। चिराग पासवान आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश होगी कि आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्या उसके लिए कोई रोड मैप है? क्या उसके लिए उनकी तैयारी है, या सिर्फ ये पोस्चरिंग है? ये सिर्फ एक ऐसी कोशिश है? ये 100 सीटें बीजेपी से अदावत नहीं है, तो आप मानकर चलते हैं कि बीजेपी 100 सीटों पे लड़ेगी तो हम 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ये बड़ा एक इसको कैलकुलेटेड भी नहीं कहते हैं, ये ओपन एंड शट केस है कि आप किसी को वीकेंड करना चाह रहे हैं और खुद प्ले में आना चाह रहे हैं। ये आप अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तब तो बीजेपी को एक फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, कि ये दोस्ती हमें कबूल है कि नहीं है। अगर वो ऐसी सीटें चुने कि हम बीजेपी के सीटों पे भी लड़ेंगे, हम जेडीयू के सीटों पे लड़ेंगे, तो उसका एक जाहिर तौर पे मतलब होता है कि जिन क्षेत्रों में वो मजबूत है वहां वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से कैलकुलेटेड तरीके से अगर लड़ना चाहेंगे तो वो ओपन एंड शॉट गेम होगा कि ये बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़के जेडीयू को कमजोर करना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि ये दूर की कौरी है। बीजेपी को आज न कल इसमें प्ले में आना पड़ेगा और उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आपका दायरा क्या है, आपको हम कहाँ तक एकोमोडेट कर सकते हैं, जेडीयू कहाँ तक एकोमोडेटेड हो सकती है और बीजेपी का अपना कार्यक्षेत्र क्या होगा, वो कहाँ किन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये तीनों को मिलके बैठ के बात करना पड़ेगा इस तरीके से कि हमने तय कर लिया कि 143 सीटों पे लड़ेंगे, तो ये एक तरफा न जेडीयू तय कर सकती है, करने की हैसियत में है, न बीजेपी है, न एलजेपी है। तो बातचीत का इंतजार करना पड़ेगा। 143 का ऐलान एलजेपी ने कर दिया और बीजेपी खामोश है, तो क्या नीतीश घिर गए? यही कोशिश लगती है मुझे कि ऐलान तो नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको ऐलान मत कहिए आप। ये चिराग पासवान ने कहीं नहीं कहा। वो इरादा तो बहुत 243 सीटों का इरादा जता सकते हैं, इरादा जता सकते हैं। अपने प्रवक्ता के इरादा जता दिया, अब उनका बोलना बाकी है। ये आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने नहीं बोला है। ये राजनीति में ये स्पेस छोड़ा जाता है जानबूझ के। आपको मालूम है, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में किस समय डोर को ढीला करना है, किस समय डोर को खींचना है। ये रामविलास पासवान जानते हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जो चलती है और उसके जो मुखिया होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि किस वक्त हमें सख्त होना है, किस वक्त थोड़ा हमें सॉफ्ट हो जाना है। तो ये कोशिश उनको अपनी तरफ से करनी भी चाहिए, उनका राजनीतिक हक है ये। लेकिन क्या इस कोशिश में एक कमिटमेंट है, एक फर्म बिलीफ है? मुझे लगता है नहीं है अभी। और इन दोनों की तो बात कर ली। आखिर में जनता दल यूनाइटेड के पास क्या ऑप्शन है, नीतीश जी के पास क्या ऑप्शन है? बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है। बीजेपी के साथ अगर गठबंधन खत्म हो जाता है, उन्हें उस ब्रिंक तक ले जाया जाता है कि बीजेपी उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, तो उनके पास दो रास्ते हैं कि वो आरजेडी की तरफ बढ़े या फिर वो अकेले चुनाव लड़े। कोई तीसरा इसमें रोल प्ले करने वाला तो है नहीं। ये आरजेडी पे डिपेंड करता है, ये तो जेडीयू पे डिपेंड अकेले करता नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी और जेडीयू भी साथ साथ आए तो दोनों की सहमति थी। नहीं तो ऐसा नहीं था कि वो अपने विधायकों को संबोधित कर रहे हैं और विधायकों से ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव में जाने की जरूरत नहीं होगी, मैं राज्यपाल के पास इस्तीफा देने जा रहा हूं। तो इसका मतलब बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती पहले से तय हो गई थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के पहले कह दिया कि आपको चुनाव में जाने की जरूरत नहीं होगी और सब कुछ बाद में हो गया कि बीजेपी ने उनको समर्थन देने का फैसला कर लिया। राजनीति में इतनी हल्की चीजें होती नहीं है, सब कुछ पहले से तय था, स्क्रिप्टेड था और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि हम इस्तीफा देंगे। तो जेडीयू के सामने, नीतीश कुमार के सामने ऐसे में एक ही ऑप्शन हो सकता है कि वो आरजेडी की तरफ चले जाएं। अगर वो बीजेपी के साथ, उनके संबंध इतने खराब होते हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं होते हैं। मुझे अभी ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। चलिए, पॉलिटिकल साइलेंस टूटेगा और सुकेश कह रहे हैं कि शायद सब कुछ पहले से तय होता है, राजनीति में स्क्रिप्टेड होता है, तो कहीं ये भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है, अगर केवल उसका आकलन करें तो कहीं नीतीश घिर तो नहीं गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक निश्चित स्थिति की तरफ उन्हें जाना पड़ रहा है जिसमें कि हर बार उनके कदम उनकी मर्जी से उठ रहे हों, ऐसा नहीं है। देखना पड़ेगा कि एनडीए की कहानी में अगला मोड़ क्या है। हमें दीजिए इजाजत और अपना सहयोग इसी तरह से लगातार बनाए रखिए।